अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और आपका दिन भी अच्छा गुजर रहा होगा। मैं लेकर आई हूँ आपके लिए नावल मेरे ज़ख़म फिर से गुलाब कर की एपिसोड 2। लेकिन नावल के एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे चैनल पे आने वाले तमाम नॉवेल्स की वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त मिल सकें और आप उनको पढ़ के या सुन के एंजॉय कर सकें। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ नावल की एपिसोड। मनाम को शीमा बेगम ने पाला था सिर्फ अपने शौहर वहाब मुग़ल की नज़रों में सुरखरू रहने के लिए, क्योंकि मनाम से वहाब की दिली मोहब्बत को अच्छे से जानती थी। मनाम उनके भाई की आखिरी निशानी थी जिसे वो किसी कीमत पर खोना नहीं चाहते थे, ना ही उसे किसी तकलीफ़ में देखना चाहते थे। लेकिन जो जो मनाम बड़ी होती गई थी वहीं शीमा बेगम की उससे चिड़ में इजाफा होता गया था, जिसकी सबसे बड़ी वजह मनाम का चेहरा था, जिसमें हबीब और नईमा के चुराए हुए नक़ूश थे। लेकिन उसकी आंखें और बाल बिल्कुल नईमा की तरह थे, जिससे शीमा बेगम की उससे नफ़रत मज़ीद बढ़ती थी। उनकी उस बहन की कब की शादी हो गई थी और अब बच्चे भी थे, जिनकी शादी वो हबीब से करवाना चाहती थी और अब वो अपने घर में खुश भी थी। मगर शीमा बेगम नईमा के ख़िलाफ़ जहर अपने दिल से नहीं निकाल पाई थी और यही चिढ़ और जहर अब वो मनाम के लिए रखती थी, जिससे मनाम के अलावा कोई वाक़िफ़ नहीं था। मनाम सबसे ही बेहद मोहब्बत करती थी, लेकिन उसे ताई की खार खाती नज़रें और ख़ुद से तल्ख़ रवैया कभी समझ नहीं आया था। वह अगर उससे मोहब्बत भी जताती थी तो उसे वो मोहब्बत बेहद मसनूई महसूस होती थी। अगर वह खूबसूरत थी तो बला की ज़हीन भी थी। उसे रवैये बहुत जल्दी महसूस हो जाते थे, लेकिन उसने कभी भी पलटकर उन्हें जवाब नहीं दिया था कि वो उसकी माँ के बराबर थी, फिर चाहे वो उसे बेटी माने या ना माने। वह एफएससी के दूसरे साल के पेपर देने वाली थी। इसके बाद उसका इरादा फ़ाइन आर्ट्स में एडमिशन लेने का था, क्योंकि उसे आर्टिस्ट बनने का बेहद शौक़ था और वह बचपन से ही बहुत अच्छी पेंटिंग करती थी। उसे जब होश आया तो उसने देखा कि वो अपने कमरे में थी, वही कमरा जहाँ रात तक फूलों की सजावट की गई थी और हर तरफ फुसूं खेज़ माहौल छाया हुआ था। मगर अब वो कमरा बिल्कुल सादा था। कमरा पहले जैसा ही था, मगर वहाँ से सजावट की हर चीज़ साफ़ कर दी गई थी। उसने अपनी जलती हुई आंखों को मसला, मगर आंखों की जलन कम होने के बजाय बढ़ने लगी। उसे रात का सारा मंजर याद आया तो एक बार फिर उसका दिल क्या धाड़े मार मार कर रोए। कल ही वो सुहागन हुई थी, मगर शादी की पहली रात ही बेवा हो चुकी थी। उसे बेसाख्ता वो शख्स याद आया जिससे उसकी कल शादी हुई थी, मगर मौत ने उनको जुदा कर दिया था। वह ज़रे लब उसका नाम दोहराते अपने हाथों को देखने लगी, जहाँ मेहंदी का गहरा रंग आया हुआ था। बेल बूटों के बीच लिखे अपने हमसफ़र के नाम को बार बार चुमती हुई शिद्दत से रो रही थी। इस वक्त वो सफ़ेद रंग के लिबास में मलबूस थी, जिस्म पर किसी किस्म का कोई जेवर नहीं था। उसे याद था कि वो कल बेहोश होने से पहले दुल्हन के रूप में मौजूद थी, तो उसके कपड़े उसकी सास या नंद ने ही बदले होंगे। काफ़ी देर रोने के बाद जब उसके आंसू भी खुश्क होने लगे तो वो लड़खड़ाते कदमों से उठी और अलमारी की जानिब बढ़ी। उसने अलमारी के पट खोले तो अलमारी में झांकते ही एक झटके से पीछे हुई, क्योंकि वो वहाँ से उसके सारे कपड़े गायब हो चुके थे। कल ही उसने इस अलमारी में झांका था तो वहाँ हर रंग के भारी कामदार और कैजुअल कपड़े देखे थे, मगर अब वहाँ सिर्फ उसके मरहूम शौहर के कपड़े ही मौजूद थे। उसका वहाँ कोई भी कपड़ा मौजूद नहीं था, ना ही मेकअप या जेवरात। कपड़े ढूंढ रही हो? अपने पीछे कड़क आवाज़ सुनकर वो तेज़ी से पलटी तो उसके सामने ही दरवाजे में उसकी सास खड़ी नफरत से उसको घूर रही थी। उसने धीरे से सर हिला दिया तो उसकी सास चलती हुई उसके करीब आन खड़ी हुई, जिस पर वो सहम कर पीछे को हटी कि कल का अपनी सास का तल्ख और नफरत भरा रवैया उसे भूला नहीं था। आज से तुम सिर्फ सफ़ेद रंग के कपड़े पहनोगी, वो भी बिल्कुल सादे सफ़ेद रंग के कपड़े। किसी किस्म की ज्वेलरी या चूड़ियाँ वगैरह नहीं पहनोगी, ना ही मेकअप के करीब जाओगी। इसीलिए मैंने तुम्हारा सारा सामान इस कमरे से हटवा दिया है। अपनी सास का हुक्म सुनकर उसने हैरत और परेशानी से उन्हें देखा। मगर क्यों? बेसाख्ता ही उसके लब फड़फड़ाए थे, मगर अगले ही पल उसकी ज़ोरदार चीख निकल गई, क्योंकि उसकी सास ने सख्ती से उसके बालों को दबोच कर ज़ोरदार झटका दिया था कि उसे अपना दिमाग हिलता हुआ महसूस हुआ। वो बेसाख्ता करा उठी और उसकी आंखों में तकलीफ़ के मारे नमी तैरने लगी। क्यों? मेरा जवान जहाँ बेटा मर गया, बेवा हो तुम और मुझसे पूछ रही हो क्यों? बेवा लड़कियाँ बन ठन कर नहीं रहती। अब तो मैं सारी ज़िंदगी शादी से ही गुजारनी है, समझी?
जैसा कहती हूँ वैसा किया करो वरना जान निकाल लूँगी मैं तुम्हारी। गुस्से से कहते उन्होंने एक झटके से उसे छोड़ा तो वो कराहती हुई लड़खड़ाकर पीछे को हुई। भूल जाओ कि अब तुम्हें वो ऐशो इशरत वाली ज़िंदगी मिलेगी जैसे तुम पहले जीती रही हो। मुझसे मेरे बेटे को छीना है तुमने। तुम्हारे सब कदमों की वजह से वो इस दुनिया में नहीं रहा, तो रहम की उम्मीद मत रखना मुझसे। चलो अब जल्दी से नीचे आओ और काम करो। इस घर की बहू हो तुम और अब तुम्हें इस घर की सारी जिम्मेदारी संभालनी है। वह दुरुस्तगी से और नफरत से कहकर बाहर निकल गई तो उसने रोते हुए अपने बालों की जड़ें सहलाईं जहाँ से दर्द की टीसें उठ रही थीं। उसने ज़रा की ज़रा निगाहें उठाकर साइड टेबल पर रखी अपने शौहर की तस्वीर को देखा जिसमें वो हंसता मुस्कुराता बेहद प्यारा लग रहा था। इतनी जल्दी क्यों चले गए आप? मेरा तो सोच लिया होता कि आपके बगैर मैं क्या करूँगी। उसने भीगी आंखों से उसे मुखातिब करते हुए कहा जो उससे बेहद दूर था, इतनी दूर कि वो चाह कर भी उसके पास नहीं जा सकती थी, बशर्त ये कि मौत ही उसकी ये मुश्किल आसान करती। वो यूनिवर्सिटी आई तो रुख अपने डिपार्टमेंट की तरफ था। डिपार्टमेंट में आकर वो दूसरी मंजिल पर आई थी और एक क्लास रूम में दाखिल हो गई थी जिसमें बस एक लड़का और एक लड़की बैठी हुई थी और वो दोनों जुज़्वा के हम उम्र ही थे। हाय गाइस। उसने दरवाजे से ही नारा लगाते उसकी तरफ कदम बढ़ाए तो वो दोनों जो अपनी असाइनमेंट को डिस्कस करने में मसरूफ़ थे उसकी तरफ देखने लगे जो आज मामूल की निस्बत ज़्यादा ही प्यारी और खूबसूरत लग रही थी। नीले रंग के जीन्स और सुर्ख रंग के टॉप में बालों को खुला छोड़े एक कंधे पर बैग लटकाए बेहद प्यारी लग रही थी। गोरी रंगत पे किया गया हल्का फुल्का मेकअप उसकी शख्सियत को चार चांद लगा गया था। सुर्ख रंग के स्कार्फ को रोल करके गले में लपेट रखा था। इतनी लेट क्यों हो गई? उसकी दोस्त अतीका ने बगौर उसके खिलते खिलते चेहरे को देखकर पूछा। ट्रैफिक में फंस गई थी। मिल्हान नहीं आया? उसने मिल्हान की गैर मौजूदगी पर सवाल किया। वो इसलिए जल्दी आई थी कि मिल्हान के साथ वक्त गुजारने का मौका मिलेगा, मगर यहाँ आकर उसे नाउम्मीद ही हुई थी। पता तो है तुम्हें वो कैसा है, अपनी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई काम नहीं करता वो, फिर चाहे उसका कितना ही नुकसान क्यों ना हो जाए। वलीद ने मुंह बनाकर कहा। उसे मिल्हान एक आंख नहीं भाता था और वजह उसका एटीट्यूड था। वलीद को लगता था कि वो अपनी वजाहत और खूबसूरती की बिना पर इतराता है। वो उनका दोस्त नहीं था मगर इस बार उनका असाइनमेंट ग्रुप मिल्हान के साथ बना था जिसमें वो कुल 5 लोग थे। वलीद, जुज़वा, अतीका, मिल्हान और उसका दोस्त अहाद। अब ऐसा भी नहीं है वो काम के मामले में बहुत ज़िम्मेदार है वो। जुज़वा ने मिल्हान की हिमायत की थी जो वलीद को बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। मिल्हान उनकी क्लास के 5 टॉप ब्राइट स्टूडेंट्स में से एक था जो अपनी स्टडी को लेकर बेहद संजीदा था इस और अपनी हर असाइनमेंट और प्रेजेंटेशन वक्त पर मुकम्मल करता था और ये बात जुज़वा के अलावा पूरी क्लास जानती थी। वो बेहद हैंडसम था, यही वजह थी कि क्लास की ज़्यादातर लड़कियां उसे पसंद करती थीं। 2-3 उसे ख़ुद से प्रपोज़ भी कर चुकी थी मगर वो सहूलत से उनको इनकार कर चुका था। उसकी दोस्ती सिर्फ अहाद से थी जो उसका स्कूल से दोस्त था। उसके अलावा उसकी किसी लड़के या लड़की से दोस्ती नहीं थी। वो अपनी क्लास में भी किसी लड़के या लड़की से बात करता तो सिर्फ काम के हवाले से। जहाँ वो जुज़वा को भी क्लास फेलो के तौर पर जानता था, वहीं जुज़वा मुग़ल मिल्हान बेग से मोहब्बत करती थी, वो भी पहले सेमेस्टर से। जुज़वा ने कई बार मिल्हान बेग से काम के बहाने दोस्ती और बातचीत बढ़ाने की कोशिश की थी मगर हर बार नाकाम रही थी क्योंकि मिल्हान बेग को लड़कियों से दोस्ती करने में दिलचस्पी थी, ना मोहब्बत करने में। अस्सलाम वालेकुम। वो अभी मिल्हान के बारे में ही सोच रही थी जब अचानक भारी सी आवाज़ पर वो उसकी तरफ मुतवज्जा हुए जो अहाद के साथ दरवाजे से अंदर दाखिल होकर उनकी तरफ बढ़ रहा था। वालेकुम अस्सलाम। इतनी लेट क्यों आए तुम? हम कब से इंतज़ार कर रहे हैं तुम्हारा। जुज़वा ने बेतकल्लुफ़ी से मिल्हान को मुखातिब किया था। मेरा इंतज़ार करने के बजाय आप लोग अपने हिस्से का काम कर लेते तो बेहतर था। उसने तंज़ नहीं किया था मगर उन तीनों को वो तंज़ ही लगा था जो ठंडे ठाड़ लहजे में किया गया था। आहद ने हंसी दबाकर उनके हवन्नक चेहरे को देखकर मिल्हान को देखा जो अपने बैग से कुछ कागजात निकाल रहा था। मैंने कुछ काम कर लिया है, ड्राइंग्स और ड्रॉप भी तैयार कर दिए हैं। थ्योरी का सारा काम आहद कर लेगा, बाकी जो कैलकुलेशंस रहती हैं वो आप तीनों देख लीजिएगा। मिल्हान ने अपने बैग से निकाले हुए कागजात उनकी तरफ बढ़ाए जिन्हें जुज़वा ने थाम लिया। आप लोग असाइनमेंट तैयार कर लें तो बता दीजिएगा, फिर मैं प्रोफेसर को जमा करवा दूँगा। मिल्हान ने खड़े होते हुए कहा था। चूँकि ग्रुप हेड वही था तो वही उसे जमा करवाने वाला था। तुम जा रहे हो? जुज़वा ने उसे खड़े होकर बैग कंधे पर डालते हैरत से पूछा था। वो चाहती थी कि वो उससे घुले मिले ताकि उनके दरमियान दोस्ती का रिश्ता इस्तवार हो, मगर मिल्हान का लिया दिया सा अंदाज देख कर लग रहा था कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला।
मज़ीद कोई काम है मुझसे? मिलान ने सवालिया नज़रों से जज्बा को देखा। ज़रूरी है कि काम के हवाले से ही बात की जाए? हम क्लास फेलोज़ हैं तो इतना फॉर्मल होने की क्या ज़रूरत है? हम दोस्तों की तरह भी तो रह सकते हैं। जज्बा ने उसके वजी चेहरे को देखकर कहा। काले रंग की जीन्स पर खूबसूरत सी सफ़ेद रंग की शर्ट पहने वो 5 फीट 9 इंच का हामिल 21 साल लड़का बेहद हैंडसम था। गोरी रंगत, काली गहरी आँखें, खड़ा नाक, काली नफासत से तराशी गई बियर्ड, कुशादा पेशानी और चेहरे से टपकती संजीदगी उसे बाकी सब से मुनफरिद बनाती थी। दरअसल लहान को दोस्तियाँ करना कुछ ख़ास पसंद नहीं है मिस जज्बा, आहद ने जतलाते लहजे में जज्बा से कहा था। वो उसकी अटेंशन अच्छे से समझ रहा था। पसंद नहीं है तो अब कर ले। क्यों मिल्हान, आज लंच हमारे साथ करो? जज्बा ने मिल्हान से पूछा तो उसने गहरा सांस भरा। ओके मिस जज्बा, लंच टाइम पे मिलते हैं, अभी मुझे लाइब्रेरी जाना है, सी यू सोन। उसने घड़ी पर वक्त देखते हुए हामी भरी और फिर आहद के साथ वहाँ से निकलता चला गया। तुमने उस अकड़ू को लंच पे क्यों इनवाइट किया जज्बा? वलीद ने नाराज़गी से कहा था। वो और अतीका अब तब से खामोश खड़े थे। मेरा दिल चाह रहा था तो कर लिया, अब चलो अपने हिस्से का काम करें। जज्बा ने कंधे उचका कर कहा तो वलीद सर झटक कर रह गया, जबकि अतीका अपने पुरसोच निगाहों से जज्बा को देखा था, जिसके एतवार उसे कुछ खटके थे, मगर वो बोली कुछ नहीं थी। मिल्हान बेग अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। उसके वालिद यूसुफ बेग शहर के जाने माने बिजनेसमैन थे। उसकी वालदा राबिया बेग एक सोशल वुमेन थी जो अपना ज़ाती NGO चलाती थी, जिसमें वह ख़वातीन के हुकूक़ के लिए काम करती थी। मिल्हान की पैदाइश के वक्त कुछ पेचीदगियाँ हो गई थी, जिसकी वजह से वो फिर कभी माँ नहीं बन सकी थी। तभी यूसुफ बेग और राबिया बेग की ज़िंदगी मिल्हान बेग के इर्द गिर्द ही घूमती थी, जो उनकी कुल कायनात था। वो उनका इकलौता लाडला बेटा था, जिसकी ख्वाहिश उसके मुंह से निकलने से पहले भी पूरी कर दी जाती थी। वो इतना लाडला था कि वो दोनों ही उसकी किसी भी बात को रद्द नहीं करते थे, मगर उसके साथ साथ ही उन्होंने अपने इकलौते सपूत की इस तरह से तरबियत की थी कि वो बेहद लाड प्यार के बावजूद बिगड़ा नहीं था, बल्कि बेहद सुलझा हुआ लड़का था। उसकी तबीयत में संजीदगी ज़्यादा थी। यही वजह थी कि वो ज़्यादा दोस्त नहीं बनाता था। स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक उसका एक ही दोस्त रहा था, और वो था आहद, जो बेहद चुलबुला सा शरारती लड़का था। मिल्हान का इरादा MBA करने के बाद अपने बाप के साथ बिजनेस संभालने का था, जिसकी प्रैक्टिस वो अभी से शुरू कर रहा था। यूनिवर्सिटी के बाद वो कुछ वक्त के लिए अपने डैड के ऑफिस चला जाता था और फिर वहाँ से उनके साथ ही घर लौट आता था। मिल्हान ने हुस्न अपने माँ और बाप दोनों से चुराया था, जो ख़ुद भी बेहद हसीन थे। 21 साल मिल्हान में यूसुफ साहब ख़ुद को देखते थे, क्योंकि वो उनकी जवानी का ही रूप था, जो उनका इकलौता बेटा ही नहीं बल्कि गहरा दोस्त भी था, जिसने हमेशा उनका सर फ़ख्र से बुलंद किया था, कभी अपनी किसी हरकत के बायस उन्हें शर्मिंदा नहीं किया था। कॉलेज से छुट्टी होने पर वो अपनी दोस्त राना को खुदा हाफिज़ कहती जल्दी से बाहर आई थी, क्योंकि मैमून ने उसे मैसेज कर दिया था कि वो आ गया है। उसने बाहर आकर देखा तो गाड़ी से टेक लगाए खड़ा था। वो तेज़ी से उसकी जानिब आई और उसे सलाम किया, तो वो सलाम का जवाब देता उसे गाड़ी में बिठाने के बाद ख़ुद भी ड्राइविंग सीट पर आन बैठा और गाड़ी आगे बढ़ा ले गया। ताईजान सही कह रही थी, ऐसा आपको रोज़ जहमत होगी। आप मेरे लिए दूसरी वैन लगवा दें मून भाई। उसने मैमून के गर्मी से सुर्ख पड़ते चेहरे को देखकर फिक्र से कहा तो वो उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, और ना ही मुझे तुम्हारा काम करके किसी किस्म की कोई ज़हमत हो सकती है। लंच करोगी? उसने मनाम को तसल्ली देते आखिर में इस्तफसार किया। मेरे फेवरेट रेस्टोरेंट, मनाम ने चहक कर कहा तो वो मुस्कुराता हुआ सर हिलाकर गाड़ी की स्पीड बढ़ा गया। कुछ ही देर में वो मनाम के पसंदीदा रेस्टोरेंट में पहुंच चुके थे। कुर्सियों पर बैठकर मैमून ने लंच ऑर्डर किया और फिर मिनाम को देखने लगा, जो अपना फ़ोन चेक कर रही थी। ये फ़ोन मैमून ने उसे उसकी सालगिरह पर तोहफे में दिया था, जिसे वो बेहद संभाल कर रखती थी। मुझे बहुत भूख लगी है मुन भाई, मिनाम ने इर्द-गिर्द से उड़ती इश्तिहात अंगेज़ खुशबुओं को सूंघते हुए बेताबी से कहा तो वो उसकी बेसब्री पर हंस दिया। अभी आ जाएगा खाना, थोड़ा सब्र करो। मैमून ने तसल्ली देनी चाहिए। नहीं हो रहा ना, क्या करूँ? 1 मिनट, ये जज्बा आप ही है ना? उसने बेचारगी से कहते हुए मैमून की पुष्ट से नज़र आती जज्बा की झलक देकर कहा। लग तो हो ही रही है, शायद अपने दोस्तों के साथ है। मैमून ने मुड़कर देखते हुए कहा, जहाँ 4-5 लोग बैठे थे। मैं देख कर आती हूँ, वो तो मुझे देख कर शॉक्ड हो जाएंगी। वो पुरजोश से कहती हुई तेज़ी से उठकर उसकी तरफ लपकी, जबकि मैमून अरे अरे ही करता रह गया। जी तो जनाब, अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। कैसी लगी आपको यह एपिसोड? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। जब मिलूंगी आपसे अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।